अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? सही है, जल्दी से हम बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि ये अगर हमारे पास एक सेल है, इस सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया साथ, अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है जी, ये मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूँ किसी डिवाइस के साथ, मसलन बल्ब के साथ अटैच कर देते हैं, ऐसे ही चलाते हैं यार। ये बल्ब के साथ अटैच कर दिया, ठीक। अब दो तीन बातें हम ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ कि यहाँ पर हम एक स्विच भी लगा देते हैं। ये एक हमारे पास इस वक्त स्विच है। इस वक्त ये स्विच ऑफ है। ये जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ। सेल के टर्मिनल्स पर मैंने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वोल्ट मीटर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। हम एक और बात भी फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और बल्ब भी मौजूद है, ज़रा आसानी हो जाएगी। अभी ज़रा देखो, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी तीन चीज़ें। एक मेनली पढ़ी थी ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उससे पहले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का भी टॉपिक पढ़ा था। अभी सबसे पहले ये सर्किट के अंदर ये जो वोल्ट मीटर है, इसे मैं वोल्ट मीटर 2 कह देता हूँ, इसे वोल्ट मीटर 1 कह देता हूँ। वोल्ट मीटर 2 जो है, ये सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो हम ये कहेंगे ये क्या मेजर कर रहा है, सेकंड पोटेंशियो वोल्ट मीटर, ये हमारे पास सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। इट इज मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। तो वो जो वोल्टेज जो सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं या वोल्ट मीटर कह रहे हैं, वोल्टेज कह रहे हैं। अब हम इस V1 की तरफ आते हैं। V1 इस अभी कहाँ पर कनेक्टेड है? ये वाला वोल्ट मीटर ये हमारे पास कनेक्टेड है सेल के टर्मिनल्स पर, और सर्किट जो है वो इस वक्त ऑफ है, यानी फिजिक्स की सेंस में ओपन है। तो सेल के टर्मिनल्स पर वोल्टेज ये मेजर करेगा, तो ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन ये टर्मिनल वोल्टेज जो है ये हमारे पास इस वक्त कहलाएगा ईएमएफ। हमने टर्मिनल वोल्टेज की एक इक्वेशन पढ़ी थी, और वो क्या थी कि सेल के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आई आर। आर क्या है? स्मॉल आर, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आई क्या है? ये वो करंट है जो सर्किट में फ्लो करेगा। इस वक्त सर्किट ऑफ है, ब्रोकन है, ओपन है, इस वजह से सर्किट में करंट हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर मैं करंट जीरो कर दूं तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो फिर टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये हमारे पास ईएमएफ की डेफिनेशन भी बन जाती है। क्या बन जाती है? टर्मिनल वोल्टेज, यानी हम ये कहते हैं ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? इट इज द
वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, लेकिन कब? when the circuit is open, when the current is not flowing in the circuit। तो ये हमारे पास कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, अब अगली बात की तरफ चलते हैं। ये बात समझ आ गई ना सबको कि ईएमएफ को हम डिफाइन कैसे करते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, कि अगर सर्किट ओपन होगा तो फिर सेल के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होगा, जो वोल्ट मीटर हम लगाएंगे, वो हमें जो मेजर करके देगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल होगा, या ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। दूसरी बात कि इफ सर्किट इज क्लोज्ड, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, क्लोज का मतलब क्या है? ऑन है। क्लोज का क्या मतलब है? कि सर्किट में अब करंट जीरो नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया। जब इसे ऑन कर दिया तो लाज़मी बात है पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो वही करंट जो है वो सेल के अंदर से भी पास करेगा। जब सेल के अंदर से पास करेगा तो यहाँ पर आई ज़ीरो नहीं है, तो आई आर भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है आई आर क्या है? ये वो वोल्टेज है जो इस्तेमाल हो रहा है सेल के अपने अंदर, सेल के अपने ही अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर टोटल वोल्टेज सेल की ईएमएफ 12 वोल्ट्स थी, उनमें से 2 वोल्ट्स अगर सेल के अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस इस्तेमाल हो जाएगा, तो अब टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ईएमएफ से लेस होगा। तो उस वक्त जब सर्किट क्लोज हो, सर्किट में से करंट पास हो रहा हो, अब ये क्या है? ऑफ नहीं है, अब ये क्या हो गया है? ऑन हो गया है। तो जब सर्किट में से करंट पास हो रहा हो तो उस वक्त सेल के टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो हम क्या कहते हैं? वोल्टेज across terminals of the cell when circuit is closed, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। तो सेल के टर्मिनल्स पर ही वोल्टेज को हम ईएमएफ के बराबर लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब सर्किट ओपन होगा और जब हम सर्किट ऑन होगा, सर्किट में से करंट पास हो रहा होगा, तो उस वक्त सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यहां तक ये मैंने पिछले टॉपिक को रिवाइज किया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे मेरे से। एनीवन हैव अ क्वेश्चन प्लीज? जी सर। जी पूछें। यस सर। सर ये जब टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ है, तो इसमें हमने देखा कि दूसरा पोटेंशियल है आई आर, वो जीरो है। तो टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला भी तो आई और कैपिटल आर होता है, तो वो भी तो जीरो ही होगा ना फिर। बड़ी प्यारी बात की आपने। हाँ, आपने अच्छे तरीके से ये बात कर ली। अब आप कह रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू आई इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो भी ये बाहर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके बराबर होता है। जी बिल्कुल बराबर होता है। हमने उस वक्त जो कनेक्ट किया था उस वक्त ये वाला बल्ब नहीं कनेक्ट किया था, सिर्फ यही कनेक्ट किया था। तो अब हमने टर्मिनल वोल्टेज को किसी चीज के बराबर तो लेना ही था, और वो हमें नजर आ रहा था कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी वो इसके इधर कनेक्ट हो रही थी, दोनों टर्मिनल सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट हो रही है। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमने लिया वही हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं इस केस में कि टर्मिनल्स वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, तो अब बताओ क्या बाहर किसी किस्म का वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा होगा बल्ब पर? जैसे आप कह रहे हैं कि जब वो करंट जीरो होगा तो बाहर भी तो कोई वोल्टेज नहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इसका मतलब है सेल के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्ट मीटर अब मेजर करेगा, वो बाहर आई आर वाला वोल्टेज नहीं है, वो वोल्टेज होगा जो सेल की अपनी ईएमएफ होगी। बात समझ आ गई हमजा? हमजा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये जिन्होंने अभी सवाल किया था उनको समझ आई है? वो लड़का कहाँ गया? सो गया वो।
सो गया हो गया? नहीं, इतना खड़क के सवाल किया है, फिर कैसे सो सकते? मैं दोबारा बता रहा हूं, देखें, हमने ये कहा था कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल के साथ हमने अटैच कर दी, ऐसे सेल के साथ जिसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ये सारा मिलके हमारे पास क्या कहला रहा है? सेल कहला रहा है। अब इस सेल के साथ मैंने वोल्ट मीटर यहां पर कनेक्ट कर दिया। ये जब मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया तो अब इसके दो काम है। एक तो ये वो वोल्टेज मेजर कर रहा है, बेसिकली एक ही काम है, वो क्या है कि ये वो वोल्टेज मेजर कर रहा है जो सेल के टर्मिनल्स पर है, और वो मुख्तलिफ कंडीशंस भी हम देख रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो सर्किट में करंट पास हो रहा है, तो उस वक्त इसके टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है, तो उस वक्त इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज आएगा उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। लेकिन जब ये स्विच ऑफ हो जाएगी, यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये करंट नहीं दे रहा, फिर इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज नहीं होगा। लेकिन ये वोल्ट मीटर लगा कहां पर हुआ है? सेल के टर्मिनल्स पर लगा हुआ है। तो उस वक्त ये जो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज में ये करेगा वो सेल की क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो अब उस इक्वेशन के मुताबिक हम वो इक्वेशन उस वक्त इस्तेमाल करनी है, वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। और जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो फिर सेल के टर्मिनल्स पर अवेलेबल वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल कहेंगे। जी मेरा सोना, जिसका सवाल था वो मुझे कुछ बता दे, हो सकता है उनके नेट का मसला आ गया हो। चलें, अगर दरमियान में वो ज्वाइन करते हैं फिर कुछ सवाल हुआ फिर दोबारा बता देंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। हाँ, यहीं पर ही हम बात आगे लेके चलते हैं। देखो, आप सारे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैटरी बिल्कुल 0% हो जाती है। ठीक है, सेल की जो आपकी मोबाइल की बैटरी है, यानी सेल की कलेक्शन जो है, जब वो 0% हो गई, ये सेल अब 0% पर है, अब आपने इसे चार्ज करना है, तो लाजमी बात है आप इसे किसी और सेल के साथ अटैच करेंगे। जब आप इसे किसी और सेल के साथ अटैच करेंगे तो एक साइड पर आपने यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, दूसरी साइड से इसे चार्ज करने के लिए एक और वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो अब ये जो आपने बाहर से बैटरी लगाई है अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी चार्जर जो एक तरह से कनेक्ट किया है आपने, चार्जर यही काम कर रहा होता है जो मैंने यहाँ पर बैटरी लगा के कर रहा हूँ। तो अब आपने इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है, ये खुद तो 0% था, अब जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो इस सेल की जो एग्जिस्टिंग ईएमएफ है उसके मुकाबले में क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? यानी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए सेल के टर्मिनल पर जो भी हम वोल्टेज यहां पर लगाएंगे, जो टर्मिनल वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, वो इस सेल की जो भी उस वक्त एग्जिस्टिंग ईएमएफ है, जैसे यहाँ पर 0% है, 1%, 2%, 3%, और जब 100% हो जाएगा तो फिर इसका मतलब होता है कि टर्मिनल पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया और जो ईएमएफ है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, या उस वक्त भी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है। जो हमने अप्लाई किया उसका काम तो यही था कि बैटरी को चार्ज करके 100% करना। लेकिन जब भी हम मोबाइल की बैटरी पर वोल्टेज बाहर से अप्लाई करते हैं तो उसके टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज होगा वो उसकी एग्जिस्टिंग ईएमएफ के मुकाबले में हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। जी, किसी का क्वेश्चन? सर ये वाला थोड़ा समझा दे, क्योंकि सर ईएमएफ ही तो काज है सर जी, फिर ये किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, तो वो दो तरह के सेल होते हैं ना। एक वो सेल है जो आपने बाजार से खरीदे, एक दफा इस्तेमाल किए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी किसी रजिस्टर को, बल्ब को, किसी सर्किट को, और खुद मर गए। ठीक है, लेकिन दूसरे ये चार्जेबल सेल हैं जैसे मोबाइल की बैटरी है। तो अब इनको चार्ज करने के लिए क्या मतलब होता है, आप जब चार्जर कनेक्ट करेंगे, ये चार्जर एक तरह से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो चार्जर आप कनेक्ट करेंगे उसके टर्मिनल्स पर ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, क्यों ज़बीउल्लाह? यस सर। तो जब आप उसके टर्मिनल पर वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो उसके टर्मिनल जो भी सेल आप जैसे चार्ज कर रहे हैं, ये चार्जेबल सेल है, यानी बैटरी है आपकी मोबाइल की, चार्जेबल बैटरी सेल। ठीक है, तो आपने उसके टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज अप्लाई किया है वो उससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा सर। ज्यादा होना चाहिए। तो अब इस चार्जिंग बैटरी को जो मैंने लगाया है वो कहाँ पर लगाया है?
अपने उस सेल की जिसकी ईएमएफ को हम स्टडी कर रहे हैं उसके टर्मिनल पर लगाया है, जिसका मतलब उसके टर्मिनल पर वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है चार्ज करने के लिए, वो उसकी उस वक्त जो ईएमएफ होगी उसके मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तभी वो उस सेल को चार्ज कर सकेगी। तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। जी ज़बीउल्लाह, क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया, थैंक्स। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि अगर आपने ये देखना है कि उस वक्त उसके टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है, तो उसके लिए इक्वेशन वही हम इस्तेमाल करते हैं, VT इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी चाहती है करंट इधर से आए, ये पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट की बात करो, पॉजिटिव चाहे करंट इधर से आए, लेकिन हमारे वाली जो बैटरी जो बाहर से चार्ज कर रही होगी वो बड़ी होगी, वो चाहेगी करंट इसके इस डायरेक्शन से जाए, यानी इसमें चार्ज करने के लिए वो जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा होगा उसकी वजह से करंट, जो हमारे वाली बैटरी चाहती है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, तो ये चार्जेबल बैटरी कहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। इसलिए यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में करंट के साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जो सेल है जिसकी ईएमएफ को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी ख्वाहिश के अपोजिट करंट उस बैटरी में उस वक्त फ्लो कर रहा होता है। तो इस वजह से ये जो टर्मिनल वोल्टेज है उस सेल का वो बढ़ जाता है। तो एक तो उसकी अपनी एग्जिस्टिंग ईएमएफ होगी और दूसरा जो होगा इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल विच इज चार्जिंग, विच इज बीइंग चार्ज्ड। बात समझ आई कि टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, VT इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस केस में जो करंट है, ये सेल हमारा जिसे हम चार्ज कर रहे हैं वो चाहता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो, कन्वेंशनल करंट, लेकिन जिसकी वजह से हम चार्ज करें वो ज्यादा बड़ी बैटरी है तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया है क्लॉकवाइज। तो अब हमारे वाली बैटरी की ख्वाहिश के अपोजिट करंट क्योंकि सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, सेल में से भी अपोजिट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसके करंट के साथ हम क्या लगा देते हैं कि नेगेटिव साइन लगा देते हैं मैथमेटिकली, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा, ई प्लस आई आर आ जाएगा। लेकिन ये किस बैटरी के लिए, विच इज बीइंग चार्ज्ड, चार्जिंग कंडीशन। जी बात समझ आ गई? किसी का सवाल यहां पर? और मेरे प्यारों किसी का सवाल नहीं है? अब मैं कंक्लूड करता हूं। कंक्लूजन हमारे पास क्या है इस पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो आपका टॉपिक था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई सोर्स ऑफ करंट, सेल, बैटरी, ये उस सारे का हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सेल के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज होगा जो हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे वो ईएमएफ के बराबर होगा अगर करंट इन द सर्किट जीरो हो, दूसरी बात सर्किट ओपन हो और सर्किट इज ओपन, एक ही बात है, ठीक है। ये पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या आ जाती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये इक्वेशन फॉलो करेगा ई माइनस आई आर, और इससे हमें क्या पता चलता है कि टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल है, जो भी सेल की ईएमएफ है उससे सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज लेस होगा, लेकिन कब, अगर करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट में, यानी जीरो ना हो, यानी सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्लोज हो। तीसरी बात, टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल होगा, जो भी सेल हमारे पास है उसके टर्मिनल पर हम बड़ा वोल्टेज अप्लाई कर दें ताकि वो चार्ज हो, तो उस वक्त सेल के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है दैट इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन सवाल यहाँ पर हमने साथ क्या, इफ सेल इज या बैटरी इज चार्जिंग, जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे हो तो उस वक्त, तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो सेल के टर्मिनल्स पर वोल्टेज को बराबर कर, ईएमएफ के बराबर कब होगा टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ से लेस कब होगा, और ईएमएफ जो सेल की है उससे ज्यादा कब होगा। हाँ भाई, किसी का सवाल? किसी का सवाल मेरा सुना? क्लियर? अब्दुल रहमान शाहिद, आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर से है आगे मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इस पे मैं 1-2 मिनट लगाऊंगा शायद। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वर्क डन बाय यूनिट चार्ज या ऑन यूनिट चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अगर बैटरी चार्ज पर वर्क कर रही है इन यूनिट टाइम तो वो चार्ज एनर्जी गेन करेगा, उसे आगे इस्तेमाल कर सकेगा। और अगर चार्ज के पास एनर्जी है और वो खुद वर्क कर रहा है इन यूनिट टाइम तो वो जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो कंज्यूम कर रहा होगा, एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा। तो अब हमारे पास जरा देखो पावर की वही डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पावर क्या होता है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब ये जो भी हमारे पास कोई रेजिस्टर है, इसे मैंने एक बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर कुछ वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ द चार्जेस। करंट फ्लो होने का मतलब है चार्ज वहां पर फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो वोल्टेज है इसकी डेफिनेशन है वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज, W/Q। यहां से W किसके बराबर आ जाता है? W इज इक्वल टू QV। ठीक है, तो अब W की जगह पर मैं लिख देता हूं QV डिवाइडेड बाय T। तो अब ये जो Q/T है ये आप लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू करंट चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम और ये IV आ जाएगा। तो पावर का जो पहला रिलेशन हमारे पास बन गया है वो बन गया है P इज इक्वल टू IV। P इज इक्वल टू IV। मैं 2 दफा लिख लेता हूं। आप लोगों ने इसी चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ जो है वो क्या बताता है कि V किसके बराबर होता है? IR के। तो ये P इज इक्वल टू I² R। और अगर मैं यहां पर पुट कर दूं ये जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, यहां से I की वैल्यू मैं बनाऊं तो I की वैल्यू बन जाएगी I इज इक्वल टू V/R, साथ ये आगे V। तो पावर का हमारे पास फार्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू V²/R। तो हमारे पास बेसिकली अब पावर के 3 रिलेशंस आ गए। वो 3 रिलेशंस हमारे पास क्या बन जाते हैं पावर के? पहला रिलेशन बन जाता है P इज इक्वल टू IV। दूसरा रिलेशन बन जाता है P इज इक्वल टू I²R। और तीसरा बन जाता है P इज इक्वल टू V²/R। इस पे अब हमने गौर करना है थोड़ा सा। सबसे पहले ये याद रखना P इज इक्वल टू IV। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। पहला जो हमारे पास है P इज इक्वल टू IV, ये सोर्सेज ऑफ करंट के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। आमतौर पर मसलन ये इस्तेमाल होगा किसके लिए? सेल्स के लिए, बैटरी के लिए, पावर सप्लाईज के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। तो दीज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ करंट। ठीक हो गया, ये जो पहला रिलेशन है। आप जाए ना यहां से इसकी यूनिट जरा देखो क्या आ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की एम्पेयर होती है। जिसकी यूनिट जो होगी वो हमारे पास यहाँ से पावर की यूनिट वाट होती है, वाट को वोल्ट एम्पेयर भी। तो आप इस्लामाबाद में जाए ना, ये ट्रांसफार्मर सारे गलियों में लेटे पड़े होते हैं।
तो उनके साथ आप अक्सर वैल्यू लिखी होगी कोई ना कोई, और VA भी लिखा होगा, तो वो या तो इनपुट पावर होगी या आउटपुट पावर होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा, अब इन दो फार्मूलों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टर के साथ रिलेटेड है। रेजिस्टर के साथ रिलेटेड होने का मतलब ये होता है कि ये रेजिस्टर के लिए इस्तेमाल होंगे। अब आपको पता है, ये सारे जानते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंसेज अगर सीरीज में लगी हुई है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता है, तो उसमें करंट कांस्टेंट रहता है। तो उसमें किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पावर मालूम करनी हो तो हमारे पास ये रिलेशन अप्लाई होगा। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सीरीज रेजिस्टेंसेस डिवाइसेस सीरीज में लगी हो। ठीक है, तो ये सीरीज रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंसेस के लिए हमारे पास ये पावर का ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। जबकि ये जो फार्मूला है, अब यहां से समझ आ गई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, तो आप लोग जानते हैं कैपेसिटर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें वोल्टेज सेम रहता है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल होगा, उनके अंदर पावर्स को इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन इसका एक और बड़ा अहम काम है कि ये इंडिविजुअल स्टडी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंडिविजुअल यानी किसी एक चीज को अलग से स्टडी करना है, ये एक डिवाइस और दूसरी डिवाइस दोनों पर वोल्टेज सेम अप्लाई हो रहा है, तो उनकी रेजिस्टेंसेस को, पावर्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। टू स्टडी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि तीनों ही पावर के, चार पावर के फार्मूले, एक वर्क ओवर टाइम आ गया, फिर आ गया P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर आ गया। लेकिन इनके अपने अपने इस्तेमाल के तरीके हैं। उनमें से आगे हम कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह करेंगे या कोई शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये कैसे इनमें से एक दो इस्तेमाल होते हैं। टाइम हमारे पास 8 मिनट है। जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई वो प्लीज मैसेज बॉक्स में जाकर, चैट में जाकर अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिख दें। सेक्शन जरूर लिखें, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर अगर पता है, और साथ नाम मेंशन करें जरूर। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जाता हूँ। मुझे उम्मीद है जी, सर ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बारे में बता देंगे दोबारा थोड़ा सा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो आपने अभी बताया। चलें 1 मिनट मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा दूं। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच बल्ब will have greater resistance, 100 watt और 60 वाट। अब 100 वाट वाले की ब्राइटनेस ज्यादा होनी है, 60 वाट वाले की कम होनी है। अब इनमें से किसकी रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ज्यादा होगी? ठीक है, अब ये अलग-अलग स्टडी करना है। अब सवाल में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें पता है कि हम लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक सोर्स के साथ एक बल्ब को लगाया, फिर एक को हटाया, दूसरा लगा दिया। ये अपने घरों में अगर हम लगा देते हैं दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, तो आपको पता है कि घरों में जो सारा कम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कम्बिनेशन होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास हर एक डिवाइस पर वोल्टेज सेम होता है, तो ये भी 220 वोल्ट पर अप्लाई हो रहा होगा और इस पर भी 220 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अगर ऐसी बात है तो अब जरा देखो, वोल्टेज सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इवैल्यूएट करें तो हम क्या कहते हैं, वी नो दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहां से हमें क्या पता चलता है कि पावर और रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन ये याद रखना है कि V इज सेम, और वो हमें कैसे पता चलता है, अगर ना बताया हो तब भी अंडरस्टूड है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन या साथ वोल्टेज मेंशन किया हो तो फिर हमारे पास सेम ही होगा। अगर वो क्लियरली मेंशन करें कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन था तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें डिफरेंट पैटर्न थोड़ा सा अप्लाई करना होता है। फिलहाल वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अभी हम ये वाला चीज है, इसे हम अपने सामने रखेंगे। अब जरा ये देखें, पावर और रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी।
अब पावर ऑफ, यहां से मैं ऐसे कह दूं, पावर 100 वाट पावर जो है बल्ब की वो ज्यादा है 60 वाट वाले पावर से, तो इसका मतलब इनवर्स है ना, इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि फिलामेंट की रेजिस्टेंस 100 वाट वाले की वो लेस होगी और 60 वाट वाले की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जी मेरा सोना जिसने सवाल किया था। यस सर, ठीक है, समझ आ गया सर। ठीक हो गया जी। चलें अब टाइम रह गया हमारे पास 5 मिनट। 5 मिनट, चलें शुरू करते हैं। 5 मिनट में ये खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जरा जल्दी से करवा दूं, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं अगले में भी रिवाइज करूंगा। पहले मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है कि अंडर व्हाट कंडीशन अ सेल, बैटरी या कोई भी सोर्स ऑफ करंट है जो करंट प्रोवाइड कर सकता है, विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस को हम लोड भी कहते हैं। ये इस टॉपिक का रिजल्ट है जो हम चाहते हैं। पहले ये क्या कहता है, वो यही कह रहा है कि एक सेल है, अब वो अपनी मैक्सिमम पावर इस बल्ब को कब देगा जिससे ये मैक्सिमम ब्राइटनेस शो कर सके। वो क्या कंडीशन है कि एक सेल, एक बैटरी या पावर सप्लाई या सोर्स ऑफ करंट, कोई जनरेटर है, वो किस कंडीशन में इस लोड को, बाहर वाली रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर दे सके ताकि वो डिवाइस अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सके। मसलन बल्ब है तो वो मैक्सिमम ब्राइटनेस शो कर सके। तो दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आई गो टू नेक्स्ट पेज। यहां पर ये हमारे पास एक बल्ब है जो मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक सेल के साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया। अब ये तो वैसे मैंने एक सर्किट बना दिया। अब मैं इसको यहां पर फिर इसके सिंबल में लिखता हूं। बल्ब की जगह पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई, सेल की जगह पर ये सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास सेल की ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है और दूसरा सेल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक हो गया जी, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये सेल का कवर है, सिर्फ बड़ा ही बन गया, चलो खैर है। तो अब ये सेल हमने कनेक्टिंग वायर से इस लोड रेजिस्टेंस यानी बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। मैं अब इसकी शोशा वाले अल्फाज लिखता हूं। मैं क्या कह देता हूं, लेट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर is connected with a cell। कौन सा सेल? of EMF E and having internal resistance स्मॉल आर। ठीक हो गया। ये हमने इसकी शोशा वाला मैंने जुमला लिख दिया। अब अगली बात क्या आ जाती है कि मैं ये चाहता हूं कि ये पावर कितनी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, टू फाइंड आउट, बल्कि मैं एक और बात, पावर मालूम करनी है तो मैं अभी मैंने आप लोगों को पीछे सिखाया है क्या भला। यहां पर जरा देखो, यहां से जब करंट आएगा, यही बात समझ ली तो हमने
बहुत सारा काम सीख लिया। यहाँ से जब सेल करंट प्रोवाइड करेगा, कन्वेंशनल करंट की मैं बात करूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस रेजिस्टर में से पास करेगा। इस रेजिस्टर में से पास करने के बाद वो हमारे पास सेल के अंदर से भी पास करेगा। तो इस पूरे सर्किट में ये एंटी क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है, वो करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है। तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि सिंस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इन सीरीज, वो सीरीज में है।